जरा सोचिए एक ऐसी टू डू लिस्ट के बारे में जो सरकार बनाती है, जिसमें सबको नौकरी देने का वादा है, समान वेतन देने का वादा है। हाँ, और मुफ्त कानूनी सहायता देने जैसी बड़ी बड़ी बातें भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अगर सरकार इन बड़े बड़े वादों को पूरा ना करे, ना तो कोई भी उन्हें अदालत में नहीं घसीट सकता। सही बात है। सुनने में तो ये किसी आम चुनावी मैनिफेस्टो जैसा ही लगता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। पर दरअसल ये हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज द डीप ड्राइव के इस नए विश्लेषण में हम इसी पर विस्तार से बात कर रहे हैं। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास आज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर क्लास की 15 विस्तृत स्लाइड्स हैं जो भारत के संविधान के भाग 4 को पूरी तरह डिकोड करती हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम आम भाषा में डीएसपी कहते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य आज इन धाराओं को सिर्फ किताबी ज्ञान या परीक्षा की तैयारी तक सीमित रखना नहीं है। सही कहा। हम ये समझेंगे कि आखिर संविधान बनाते वक्त इन निर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया और इनका आम आदमी के लिए असल मकसद क्या है। क्योंकि अक्सर लोग जब संविधान को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कानून और सजा की किताब है। हाँ, मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है ना, जो सरकार को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोकती हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर फंडामेंटल राइट्स उस गाड़ी के ब्रेक्स हैं, तो डीएसपी उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, जो ये बताता है कि आखिर इस देश को लेकर किस दिशा में जाना है। वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मास्टर क्लास की शुरुआती स्लाइड्स देखें तो इनका इतिहास बहुत क्लियरली दिया गया है। हाँ, डीएसपी का ये विचार मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अच्छा, आयरलैंड से आया ये कॉन्सेप्ट। हाँ, जब भारत का संविधान बन रहा था ना, तब तेज बहादुर सप्रू समिति ने एक सिफारिश की थी। उनका मानना था कि नागरिकों के अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। 2 हिस्सों में, यानी एक जो कानूनी हो और एक जो ना हो। सही पकड़े। एक न्यायोचित यानी जस्टिसेबल, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, और दूसरा गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल, जो हमारे डीएसपी हैं। लेकिन यहाँ एक चुभने वाला सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर लोग इन निर्देशों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो इनका आखिर फायदा ही क्या है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब राजनीतिक दुनिया में जहां हर फैसला वोट बैंक देखकर लिया जाता है, वहां सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य के भरोसे किसी कानून का बनना कितना व्यवहारिक है? ऐसे तो कोई नेता इनकी परवाह ही नहीं करेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, पर इसे समझने के लिए हमें 1947 के भारत को देखना होगा। आजादी के वक्त का भारत। बिल्कुल। देश आजाद जरूर हुआ था, पर आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला था। अगर उस वक्त संविधान निर्माता हर नागरिक को रोजगार, आवास और जीवन निर्वाह मजदूरी को एक फंडामेंटल राइट बना देते ना, मेरा मतलब है कि उस पर कानूनी हक दे देते, तो सरकार के पास तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं थे। एग्जैक्टली। देश की आर्थिक स्थिति उसे एक दिन में ही बैंकरप्ट कर देती। सरकार के पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही संसाधन। ओ, अब समझ आया। यानी नीयत ठीक थी पर जेब खाली थी। हाँ, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 37 लिखा। आर्टिकल 37 स्पष्ट करता है कि भले ही आप इनके लिए कोर्ट ना जा सकें, फिर भी ये तत्व देश के शासन में एकदम फंडामेंटल या मूलभूत हैं। यानी आने वाली तमाम सरकारों के लिए ये एक ब्लूप्रिंट था कि जैसे जैसे देश के पास पैसा आएगा उन्हें इस रास्ते पर चलना होगा। बिल्कुल। और इन सब का अल्टीमेट लक्ष्य क्या था, ये आर्टिकल 38 बताता है। देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जरिए एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य। वैसे मैं स्लाइड नंबर 4 देख रहा हूं और यहाँ इन शुरुआती आर्टिकल्स को याद रखने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प एक्रोनिम किया गया है। ओह, रोनाक वाली ट्रिक। हाँ, वो बहुत इफेक्टिव है। हाँ, रोनाक। अगर इस शब्द को तोड़ें तो आर से बनता है आर्टिकल 36, जिसमें राज्य की परिभाषा है, ठीक वैसी ही जैसी भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। हाँ, और उसके बाद आता है NA यानी आर्टिकल 37, जिसका मतलब है न्यायालय में नहीं जा सकते। और आखिर में K से आता है आर्टिकल 38 यानी कल्याणकारी राज्य, रोनाक। वाह, ट्रिक तो बहुत सॉलिड है। ये मेमोरी ट्रिक सच में दिमाग में एक छवि बना देती है। लेकिन कल्याणकारी राज्य का विचार सिर्फ कागजों पर कितना ही आदर्श क्यों ना लगे,
असल चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने की थी। जमीन पर उतारने से आपका मतलब है आम आदमी की जिंदगी बदलना। हाँ, आम आदमी की जेब में पैसे कैसे आएंगे, उसे कानूनी अधिकार कैसे मिलेंगे, ये सब डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है। यही बात मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा रोचक लगती है। जब हम समाजवादी या सोशलिस्ट विचारधारा की बात करते हैं तो यहाँ आर्टिकल 39 बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल, स्लाइड में आर्टिकल 39 बी और सी को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। ये दोनों आर्टिकल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की दौलत और संसाधन सिर्फ कुछ अमीरों के हाथ में इकट्ठा ना हो। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो। सही। और आर्टिकल 39 डी कहता है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये आर्टिकल्स देश के आर्थिक ढांचे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद देखिए, जमींदारी उन्मूलन या बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसी जो बड़ी नीतियां आई थी ना, उनके पीछे यही आर्टिकल 39 बी और सी का दबाव था। पर देखिए, कानून और आर्थिक बराबरी तो अपनी जगह हैं। अगर एक मजदूर जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं, उसके खिलाफ कोई अन्याय हो जाए तो वो न्याय कैसे पाएगा? वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में। बिना पैसे के वकील नहीं मिलता, और बिना वकील के जस्टिस एक मजाक बन जाता है। इसी खामी को देखकर ही बाद में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। स्लाइड्स बताती हैं कि 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ, उसके द्वारा आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया। अच्छा, जहां भी ये कैपिटल ए लगा होता है उसका मतलब वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था ना, बाद में जोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड या मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है, ताकि गरीबी किसी भी व्यक्ति के न्याय पाने के रास्ते में रुकावट न बने। ये तो सच में एक क्रांतिकारी कदम था। पर इससे भी आगे एक पूरा वर्कफ्लो है जो आम नागरिक के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। अगर हम आर्टिकल 41, 42 और 43 को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस बनता है। कैसा सीक्वेंस? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, पहला कदम है व्यक्ति को काम मिलना। आर्टिकल 41 सरकार को निर्देश देता है कि वो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बीमारी या बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता प्रदान करें। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रूप आज हम मनरेगा या ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के रूप में देखते हैं। एग्जैक्टली। फिर एक बार काम मिल गया तो आती हैं काम की कंडीशंस। यहाँ आर्टिकल 42 एंट्री लेता है, जो ये तय करता है कि काम की जगह सुरक्षित और मानवीय हो। मानवीय मतलब ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस? हाँ, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ या प्रसूति सहायता भी इसी में शामिल है। वैसे ये बहुत बड़ी बात है। 1950 के दशक में जब कई पश्चिमी देशों में भी मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट ठीक से स्थापित नहीं था, तब हमारे संविधान में इसे एक निर्देश के रूप में शामिल करना एक बहुत ही दूरदृष्टि वाली सोच थी। सही कहा आपने। और उसके बाद तीसरा कदम आता है आर्टिकल 43 का। काम भी मिल गया, माहौल भी मानवीय हो गया। पर अगर पैसे ठीक से ना मिले तो? वही तो, अगर उस काम के बदले पैसे इतने कम मिल रहे हैं कि व्यक्ति की आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो सब बेकार है। इसलिए आर्टिकल 43 लिविंग वेज या जीवन निर्वाह मजदूरी को स्थापित करने का निर्देश देता है, ताकि एक व्यक्ति शांति और सम्मान से जी सके, सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि ढंग से जी सके। इसी सेक्शन में हमारे स्रोत ने एक और बड़ा अपडेट जोड़ा है। संतान विवाह अमेंडमेंट 2011 के जरिए आर्टिकल 43 बी आया। हाँ, और ये सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विकास की बात करता है। जब लोग समाजवादी शब्द सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है सब कुछ सरकारी करेगी, पर सहकारी समितियां, जिसका सबसे शानदार उदाहरण हम अमूल के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, अमूल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, तो वो दिखाती हैं कि लोग खुद आपस में मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जहां एक तरफ आर्थिक और औद्योगिक विकास की कोशिश हो रही थी, वहीं संविधान निर्माताओं के बीच एक तगड़ा वैचारिक मतभेद भी चल रहा था। अच्छा, आप अंबेडकर और गांधी जी के विजन्स की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ अंबेडकर और नेहरू थे, जो भारत को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि भारत की असली आत्मा उसके गांव में बसती है। ये आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन वाकई में बहुत गहरा था, और यही वजह है कि संविधान निर्माताओं को एक संतुलन बनाना पड़ा। यहाँ डीएसपी में गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को विशेष जगह दी गई, जिसका सबसे सीधा उदाहरण आर्टिकल 40 है,
जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। और इस मास्टर क्लास में इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही मजेदार दी गई है। हाँ, मैंने भी देखी वो ट्रिक। अगर हम स्लाइड में देखें तो बताया गया है कि 40 नंबर में जो 4 लिखा होता है ना, उस पर ध्यान दें तो वो अंग्रेजी के उल्टे पी जैसा दिखता है, यानी पी फॉर पंचायत। ये काफी चतुर तरीका है वैसे याद रखने का। बिल्कुल, लेकिन गांधी जी का ध्यान सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं था। उनका पूरा ध्यान समाज के उन वर्गों पर था जो सदियों से पीछे छूट गए थे। और यहाँ आर्टिकल 46 की भूमिका सामने आती है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? ये असल में हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक मूल आधार है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। अच्छा, यानी आज देश में रिजर्वेशन और सोशल वेलफेयर की जितनी भी बड़ी नीतियां हैं, उनका आध्यात्मिक बीज इसी आर्टिकल 46 में बोया गया था। हाँ, एग्जैक्टली। ये संविधान का वो मार्गदर्शन है जो असमानता को पाटने की पुरजोर कोशिश करता है। इन सब के अलावा एक और टॉपिक है जो अक्सर नेशनल डिबेट्स में गरमाता है, और मुझे लगता है दोस्तों आप सब ने इसके बारे में खबरों में जरूर सुना होगा। किस टॉपिक की बात करें आप? जैसे गुजरात या बिहार में जो शराबबंदी यानी लिकर बैन है, जब ऐसी खबर आती है तो लोग पूछते हैं कि सरकार को क्या खाना पीना है, इसमें दखल देने का हक आखिर किसने दिया? सही कहा, ये डिबेट तो चलती ही रहती है। लेकिन इस लिकर बैन का सीधा कानूनी आधार डीएसपी के आर्टिकल 47 में मिलता है। आर्टिकल 47? वो क्या निर्देश देता है? आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य लोगों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर रोक लगाएगा। वाओ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास कैसे? मतलब बिहार या गुजरात जब शराबबंदी करते हैं तो वो एक तरह से आर्टिकल 47 का पालन कर रहे होते हैं जी, लेकिन इस चक्कर में उन राज्यों को हर साल हजारों करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, टैक्स का तो बहुत बड़ा लॉस होता है। एक तरफ संवैधानिक आदर्श है और दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी। ये सच में इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि डीएसपी को लागू करना कितना जटिल हो सकता है। बाय द वे 47 को याद रखने के लिए स्लाइड्स में जो ट्रिक दी गई है ना, उसने मुझे सच में हंसा दिया। 4 लोग साथ बैठकर वाली ट्रिक। हाँ, वही ट्रिक है कि 4 लोग साथ बैठकर शराब पीते हैं, इसलिए 47 यानी 47 में इस पर बैन लगाने की बात है। ये भरी थोड़ी मजाकिया हो पर दिमाग में एकदम फिट हो जाती है। बिल्कुल। पर अगर हम आगे बढ़ें, इसी की ठीक बाद आता है आर्टिकल 48, जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का निर्देश देता है। यहाँ मास्टर क्लास ने एक ऐसा हैरान करने वाला तथ्य हाईलाइट किया है जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। पूरे संविधान में किसी एक पशु का अगर स्पष्ट रूप से नाम लिखा गया है तो वो आर्टिकल 48 के तहत ही है। हाँ, और वो है गाय और उसके बछड़े। आर्टिकल 48 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि राज्य दुधारू पशुओं, विशेषकर गाय और बछड़ों की नस्लों में सुधार करेगा और उनके वध यानी स्लॉटर पर रोक लगाएगा। ये जानकारी सच में नहीं है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष को देखें, अगर हम पूरे कानूनी और संवैधानिक तथ्यों की बात करें तो ये डीएसपी का ही एक हिस्सा है, जिसे कृषि आर्थिकता और गांधीवादी विचार दोनों के संदर्भ में शामिल किया गया था। समझ गया। गांव, कृषि और स्वास्थ्य पर इतनी गहरी चर्चा के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो डीएसपी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, यहाँ से फोकस शिफ्ट होता है। अब हम आते हैं उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों पर। यानी एक ऐसी सोच जो देश को एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में मजबूती से खड़ा देखना चाहती थी। यहाँ सबसे पहला नाम आता है आर्टिकल 44 का, जिस पर शायद आजकल सबसे ज्यादा बहस होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी, समान नागरिक संहिता। एग्जैक्टली। ये आर्टिकल 44 आखिर कहता क्या है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए, चाहे वो विवाह का मामला हो, तलाक का या फिर संपत्ति के अधिकार का। इसके पीछे का आधार क्या है? इस पीछे का मैकेनिज्म ये है कि एक मॉडर्न राष्ट्र में कानून धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नागरिकता के आधार पर होना चाहिए। हालांकि हमारे नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि फिलहाल पूरे भारत में ये लागू नहीं है। हाँ, सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता अमली जामा पहने हुए है। और इस आर्टिकल 44 को याद रखना सबसे आसान है। वो कैसे? देखिए, 4 और 4 बिल्कुल बराबर हैं, यानी इक्वल है, इसलिए ये समान नागरिक संहिता है। वाह, ये लॉजिक तो बहुत सिंपल और बढ़िया है। इसके ठीक बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ट्विस्ट आता है आर्टिकल 45 में, बच्चों की शिक्षा। हाँ,
हमारे नोट्स में एक बड़ा एग्जाम नोट बनाकर समझाया गया है कि आर्टिकल 45 का मूल रूप क्या था और अब क्या हो गया है। मुझे भी पहले लगता था कि पूरी फ्री एजुकेशन इसमें आती होगी, पर हकीकत कुछ और निकली। दरअसल मूल रूप से आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का निर्देश था। तो फिर बदलाव कब आया? 2002 में जब 86वें अमेंडमेंट यानी 86th अमेंडमेंट हुआ, तो उसने इस एजुकेशन को एक निर्देश की जगह फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार बना दिया आर्टिकल 21A के तहत। ओह, तो जब शिक्षा वहां चली गई तो आर्टिकल 45 की जगह खाली हो गई। फिर इसमें क्या डाला गया? अब ये आर्टिकल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और प्री स्कूल शिक्षा के लिए रिजर्व हो गया है, जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी व्यवस्था। एक निर्देश को मौलिक अधिकार में बदलना ये डीपीएसपी की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। वाकई ये दिखाता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सही दिशा में घूमा और मंजिल तक पहुंचा। अब जब नियम बन गए हैं तो कानून को लागू करने वाले और कानून की जांच करने वालों में टकराव नहीं होना चाहिए। उसके लिए आता है आर्टिकल 50, जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी की शक्तियों का बंटवारा करता है। इसकी ट्रिक तो और भी सिंपल है, 50-50 यानी 50-50। आधा आधा काम बांट दिया ताकि कोई दूसरे के काम में दखल ना दे। ये लोकतंत्र की आज़ादी के लिए सच में बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जब देश के अंदर की व्यवस्था 50-50 सेट हो जाए, तो एक देश के रूप में हमारा दुनिया के प्रति क्या नजरिया होगा, उसके लिए संविधान निर्माताओं ने बनाया आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है ना? बिल्कुल। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सदस्यता की बात करता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम शांति, समझौता और वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, उसकी जड़ें संविधान के इसी आखिरी निर्देश में हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपसी समझौते और कानून के सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। ये सच में एक बहुत लॉजिकल फ्लो है। पूरा अंदर का फ्रेमवर्क सेट करके फिर ग्लोबल लेवल पर सोच रखी गई। सही बात है। वैसे जो लोग इन आखिरी आर्टिकल्स यानी 48 से 51 तक को लेकर थोड़ा उलझ गए हैं ना, उनके लिए स्लाइड्स में एक आखिरी और जबरदस्त ट्रिक दी गई है। एक्रोनिम है APENA यानी अपेना। अपना, ये कैसे काम करता है? देखिए, ए से एग्रीकल्चर जो कि आर्टिकल 48 है, पी से पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट जिससे 48A में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, ई से एस्टेट्स और स्मारक जो राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करता है आर्टिकल 49 में, एन से न्यायपालिका यानी वही 50-50 सेपरेशन आर्टिकल 50 में, और आखिरी ए से अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में। अपना। वाओ, ये ट्रिक्स तो बच्चों क्या किसी भी आम इंसान के लिए संविधान याद करना आसान बना देती हैं। पर अगर किसी को लग रहा हो कि 16 धाराएं और इतनी ट्रिक्स एक साथ दिमाग में रखना मुश्किल है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एंड में कुछ मास्टर समरी है क्या? हाँ, हमारी मास्टर क्लास की आखिरी स्लाइड इस पूरी जानकारी को बहुत ही सुंदर तरीके से समराइज करती है। भले ही संविधान निर्माताओं ने इन धाराओं को एक्सप्लिसिटली अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा, लेकिन इनकी विचारधारा या आइडियोलॉजी के आधार पर ना हम इन्हें 3 क्लियर बकेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं वो आखिरी स्लाइड पढ़ पा रहा हूँ। पहला बकेट है समाजवादी या सोशलिस्ट, जिसमें 38, 39, 41, 42 और 43 आते हैं। इनका मेन फोकस पैसे के वितरण को ठीक करना, गरीबी हटाना और आर्थिक समानता लाना है। बिल्कुल सही। और दूसरा बकेट है गांधीवादी, जिसमें 40, 43B, 46, 47 और 48 हैं, जो गांव की पंचायत, नशा मुक्ति, कुटीर उद्योग और कमजोर वर्गों के उत्थान के बारे में बात करते हैं। और तीसरा और आखिरी बकेट है उदारवादी या लिबरल इंटेलेक्चुअल, जिसमें 44, 45, 48, 50 और 51 शामिल हैं, जो समान कानून, पर्यावरण सुरक्षा और विश्व शांति जैसी मॉडर्न आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। परफेक्ट। जब हम इन 3 बकेट्स को समझ लेते हैं ना, तो डीएसपी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रह जाता। ये हमें दिखाता है कि जब हम टीवी पर MNRAJ के मुद्दे देखते हैं या फ्री लीगल एड की बात सुनते हैं, मटर्निटी लीव के फायदे उठाते हैं, तो असल में हम किसी पुरानी किताब के पन्नों को अपने आसपास जिंदा होते हुए देख रहे हैं। एग्जैक्टली। इस डीप डाइव का मकसद यही था। अगली बार जब न्यूज़ में किसी ऐसी कल्याणकारी योजना या स्टेट पॉलिसी पर बहस चले तो एक पल ठहर कर सोचिएगा ज़रूर कि ये पॉलिसी डीएसपी के किस आर्टिकल की तरफ इशारा कर रही है। ये नया पर्सपेक्टिव कानून और देश की पॉलिटिक्स को समझने का एक बेहतरीन चश्मा देता है। पर चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी
कि हम एक ऐसे गहरे सवाल पर रुकें जो आने वाले लंबे अरसे तक हमारी कानूनी व्यवस्था को चुनौती देता रहेगा। वो क्या सवाल है? देखिए, हमने समझा कि डीएसपी सरकार को निर्देश देते हैं ताकि पूरे समाज की भलाई हो, है ना? वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक नागरिक की व्यक्तिगत आजादी की गारंटी है। सही बात है, दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर कभी सरकार ऐसी कल्याणकारी नीति बनाए जो समाज के भले के लिए जरूरी हो, पर उससे किसी एक नागरिक के मूल अधिकार का सीधा टकराव पैदा हो जाए, तो एक लोकतंत्र में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? एक बड़े समाज का फायदा या एक व्यक्ति की अनिवार्य आजादी? बाप रे, ये तो सच में एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। हाँ, और इसी कानूनी धर्म संकट ने सच में सुप्रीम कोर्ट के न जाने कितने ऐतिहासिक फैसलों को जन्म दिया है। एक तरफ समाज का कल्याण और दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे तो सच में हर किसी को फुर्सत निकालकर थोड़ा डीपली सोचना चाहिए। तो द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और रोचक टॉपिक के साथ अगले डीप डाइव में। तब तक सोचते रहिए।